अच्छा, कल आप लोगों को जो पेज दिए थे मैंने, वो आपको मिल जाएंगे, अभी कुछ नहीं मिले तो। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें आपको तीन चीज़ें पता चलती हैं बेसिकली। कि एक तो हमारा एक वर्णीय स्रोत क्यों होना चाहिए। दूसरा, उसमें हमें ये पता चलता है कि कभी भी किसी भी प्रकरण के अंदर जब हम लोग इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, विवर्तन की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो फेज डिफरेंस जो होता है दो वेव्स के अंदर, वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, या ज़ीरो होना चाहिए। या तो ज़ीरो होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए। अब हम लोग सामान्य प्रकाश से ऐसा क्यों नहीं बना सकते, उसका कारण है। और कैसे एक ही स्रोत से, कैसे एक स्रोत से हम दो ऐसी तरंगे बना सकते हैं जिनके बीच में पथांतर स्थिर हो या ज़ीरो हो, इसका है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दो तीन जगह से उसको अच्छे से करके दिखाया, जिससे कि आपको एकदम समझ में आ जाए और याद रहे। उसके आधार पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो कल क्वेश्चंस किए थे उसकी बात पहले उसको करेंगे और उसके बाद डिफ्रैक्शन करेंगे। अब ये बताइए, कल का जो क्वेश्चन था एक, जिसका आंसर आप लोगों ने 6000 निकाला है, किस बच्चे से नहीं निकला 6000? किस बच्चा, कोई कौन सा ऐसा बच्चा है जो 6000 आंसर इसका नहीं आया? इस प्रश्न का उत्तर 6000 किसका नहीं आया? आपका नहीं आया बेटा, और आपका भी नहीं आया। गुड, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इसका मतलब इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन किस तरह किया जाता है। क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर आप लोग? नहीं, इसमें सुनो, इसको शांति से देख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 5 6 क्वेश्चन इसके तरह के और भी करने पड़ेंगे घर पे जाकर। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप अभी समझ जाते हैं कि इसमें क्या बात कह रहा है, 6000 आंसर निकाला आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 6000 निकालने का आधार क्या है, इस प्रश्न को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। इस प्रश्न में ये क्या किया था कि पर्दे के अंदर, पर्दा यहाँ पर था, यहाँ 2 स्लिट थी और यहाँ पर 1 स्लिट थी। ठीक है, इस दोनों के बीच में ये जो दूरी होती है d, इसने क्या कहा, पर्दे को स्लिट की दिशा में सरकाया गया, यानी कि पर्दे को यहां पर लिया है। और ये दूरी मान लीजिए अब d डैश हो गई है। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि फ्रिंजों की चौड़ाई में, यानी कि डेल्टा बी, ये दिया है डेल्टा बी, फ्रिंज की चौड़ाई में 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर है। यदि स्लिटों के मध्य की दूरी 10⁻³ है, यानी कि ये वाली जो दूरी है, यानी कि स्मॉल डी दिया हुआ है हमारे को, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है। क्या दे रखा है? हाँ, कैपिटल टी तो दे ही रखा है। कैपिटल डी को क्या दे रखा है? कैपिटल डी नहीं दिया हुआ बच्चे, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है?
अब ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। जब मुझे इस उम्र तक याद है, इसका मतलब आप लोगों को भी याद रहेंगे, आपको यंग होता है ब्रेन, है ना। अच्छा, अब देखो अपन यहां से चलेंगे अपना, क्योंकि लैम्डा इसके अंदर है ना, तो अपने को सबसे पहले देख लेना चाहिए था कि ये लैम्डा कौन से फार्मूले में आ रहा है, या तो इसमें आएगा और या इसमें आएगा, और इन दोनों से मिलके ये निकला और चूंकि हमको यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के अंदर चेंज दिया हुआ है ना, इसका मतलब हम ये निकाल लें कि पहले फ्रिंज विड्थ कितनी थी और इस दूरी पर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, उन दोनों का अंतर निकाल लें तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमने लिखा पहले b इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, और हमने ये माना कि जब यहां पर आ गया तो फ्रिंज विड्थ हो गई बीटा डैश। ठीक है, तो बीटा डैश क्या होगा, क्या होगा, डी डैश लैम्डा अपॉन डी कांस्टेंट है। अब जैसे अपने दोनों लिख ली, इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमको डेल्टा बी दिया हुआ है, डेल्टा बी दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को घटा दें आपस में तो क्या होगा, पहले वाला b माइनस ये हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है ना। अब हमने यहां देखा तो यहां क्या कॉमन है, d बाई डी कॉमन है या लैम्डा बाई डी कॉमन है, d माइनस डी डैश। अब अपने को देखो इस फार्मूले में d माइनस डी डैश दे रखा है, ये पता है हमको, d पता है और b माइनस बी डैश पता है, तो अब लैम्डा निकाल सकते हैं। कितना इजी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगर हम इस चित्र को बना लेते तो ये क्वेश्चन आधे मिनट में निकल जाता, बस और कुछ नहीं करना है। अब तब सब वैल्यूज पता है तो वैल्यूज रखनी है केवल, डेल्टा बी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, डी क्या है 10⁻³ और d माइनस डी डैश कितना है 5 इंटू इतना सा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 10⁻³ इसमें गया तो ये क्या हो जाएगा यहां पर प्लस, ठीक है, तो लैम्डा क्या हो गया 3 इंटू 10⁻⁻⁵ तो ऊपर जाएगा क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो गया 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर्स। अब इसको आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना है। अपने को क्या पता है कि एक आर्मस्ट्रांग तो 1 मीटर कितना होगा 1/10⁻⁻10 इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अगर हमने 1 मीटर यहां पे रखा तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया 10⁻10 आर्मस्ट्रांग। यहां लिख दीजिए 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+10 आर्मस्ट्रांग कितना हो गया 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 6000। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के अंदर मूल बात क्या थी कि हमको, अगर हमें पता जाता चित्र क्या है, अब एग्जाम में कभी कभी इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछ लेते हैं। दूसरी तरह से क्या पूछ लेते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका पूरा पूरा, उसमें घबराना मत कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, कि ये पूरा पूरा सिस्टम हमने 0.05 मीटर आगे सरका दिया। यानी अब हमने क्या कर दिया, ये तो यहीं रह गया स्क्रीन, तो अब हमने इसको इधर सरका दिया। ठीक है, सेम है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वही सब कुछ वही डी रहा। अब यहां पर डी बाई डी डैश क्या हो जाएगा, ये डी है और इतनी दूरी सरकाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कई बार, कि या तो स्क्रीन को हमने सरका दिया, और तीसरा क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, सोच सकते हो? तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका, वही मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये तीनों तरह का आया है एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है कि स्क्रीन को पीछे ले गए। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। अपने को तीसरा क्वेश्चन जो इस तरह का जो मैंने बताया, जो स्क्रीन को पीछे ले गए, इसको घर पे करने की कोशिश करना। जितना यहां पर हमने 5 × 10⁻² आगे सरकाया था, इतना ही आप 5 × 10⁻² मीटर पीछे सरका के और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालना। नहीं देखना, ऐसा नहीं है, आप इसको करके देखना। ठीक है, घर पे करके देखना, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसको करने का। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हम लोग कल कर रहे थे, उसको मैंने कहा था आप लोग करके लाएंगे घर से पूरा। यदि एक तरंग के रास्ते में हम लोगों ने क्या किया था, इसका मतलब ये किरण नहीं है, ये क्या है, वही जो कल सीखा था हमने, जहां दो श्रृंग मिलेंगे वहां पर प्रकाश होगा, जहां पे एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा वहां पे अंधेरा हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि यहां पर एक ठीक है, तो हमको निकालना था, शीट की मोटाई दे रखी है t, और अपवर्तनांक इसका दे रखा है म्यू। तो हमको क्या निकालना है, हमको नया क्या निकालना है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या, क्या निकालने के लिए क्वेश्चन क्या आपको लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, पथांतर। पथांतर में कितना परिवर्तन होगा, पथ है ना, पथांतर में कितना परिवर्तन होगा, ये निकालना है। अब ये बता, कल आपको ये चीज सीख ही ली थी हम लोगों ने, पहले ये तो पता ही है, फेज अंतर = 2π माइनस दिस, और ये पथांतर है, और ये फिल्म में ये पथ होता है। अपन ने कल सीख लिया था, दोबारा याद कर लो इस चीज को, कि अगर कोई भी तरंग केवल प्रकाश में चल रही है, और वो तरंग अगर किसी उसमें पट्टिका में चल रही है, तो पट्टिका के कारण अतिरिक्त पथांतर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पथांतर, क्योंकि जब पट्टिका में चलेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, उस गति को कम होने के कारण पथ का अंतर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी गति कम हो गई, और एक जो सीधी जा रही थी वो तेज गति से निकल जाएगी। इसके अंदर पहले फिल्म के अंदर धीरे गति होगी, और जब बाहर निकलेगा तो वो अधिक गति हो जाएगी। ठीक है,
अब हमने यहां पे सीखा था कि ये पथांतर क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब हम ये देखें कि जो ये सेंटर से अपने लिया था, मान लो इस फ्रिंज की स्थिति है x दूरी पर, यहां जो इसके अंदर से प्रकाश होकर जा रहा था, उसने जो फ्रिंज बनाई वो x दूरी पर है, मान लीजिए। तो x क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये लिखा हुआ है यहां पर, p इज इक्वल टू पथ अंतर एक्स डी बाई डी। ये कल अपन ने कैलकुलेट किया था, ये मैं इसलिए शुरू में आगे लिख देता हूं, पूरा कल वाले फॉर्मूले से अपने याद रहे। ये p इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। ठीक है, क्या होगा आप बताओ, x इज इक्वल टू डी। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं वो उसके सहायता, क्यों वहाँ मिटाया था ना मैंने उसको, इसलिए चेंज करने के लिए, जिससे आपके मन में शंका नहीं होगी ये दो परिवर्तन कैसे हो गए अलग अलग। अब नया मान लो, नए फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, अगर जैसे अपन ने फिल्म लगाई बीच में, तो मान लीजिए वो एक्स डैश हो जाती है, नई स्थिति हो जाएगी एक्स डैश। एक्स डैश हो गई तो इसको क्या परिवर्तन हो रहा है, किस चीज का परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू डी बाई डी, और एक्स्ट्रा उसके अंदर पथांतर आ गया, तो p प्लस डेल्टा p। और डेल्टा p क्या है, म्यू माइनस 1 t। अब रखो इसके अंदर, अगर हम ये लिखें तो पथांतर कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन पथांतर में यस बेटे, अच्छा इस पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, होल्ड इट ऑन, कोई बात नहीं, इस लाइन को लिखने दो, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। सो परिवर्तन पथांतर में क्या होगा, क्या हो सकता है बताइए, एक्स डैश माइनस एक्स, यानी कि अब पहले यहां बन रही थी, अब ये एक्स डैश पे बनेगी, पहले एक्स पे बन रही थी, अब एक्स डैश पे बन रही है। तो हमने कहा कि एक्स डैश माइनस एक्स, ये यहां पे भी हो सकती है, हमें पता नहीं है अभी होगा क्या, ठीक है ना, हमें पता नहीं ऊपर दिख रही है नीचे दिखी, अब हम बिल्कुल नहीं पता है। तो हमने देखा कि एक्स डैश माइनस एक्स निकालें तो क्या होगा, एक्स डैश डी डी बाई डी पी प्लस लैम्डा पी माइनस डी पी बाई स्मॉल डी। अब इसको यहां लिख लेते हैं, इसलिए एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू, खोल दिए इसको, डी पी बाई डी प्लस डी बाई डी डेल्टा पी माइनस ठीक है, क्या आएगा इसका मतलब, और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है, बस ये आंसर है। अगर मैं कहूं आपको कि इससे बीटा निकालिए, तो बीटा निकाल के बताओ जरा, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, अपन यहां तक तो पहुंच गए, अब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी नई, ये तो डेल्टा एक्स आ गया, अब निकाल के बताओ जरा बीटा क्या है,
सामने लिखे हुए हैं सारे फार्मूले। सामने लिखा है बी इज इक्वल टू क्या है, ये आप करके देखो पता चलेगा। हाँ करके तो देखो, या परिवर्तित स्थिति में बीटा क्या होगा, क्या बेटे। अपन ने क्या किया अभी यहाँ पे ये निकाली, तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को एक हायर, थोड़े से हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए डेल्टा एक्स इतना निकल गया, तो हमारा जो नई फ्रिंज विड्थ है बीटा वो क्या होगी। नहीं कि निकालो तो सही, निकाल के बताओ, ऐसे थोड़ी वही होगी। इसको निकाल के देखो, फार्मूला वो लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, उससे देखो ना, कोशिश करो। डी बाई डी को क्या लिख सकते हो, फिर बेसिकली बी की वैल्यू वही आ जाएगी। इसका मतलब एक चीज हमेशा लिख के रख लो अपने पास कि ये याद रहना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में अगर और कुछ गलत कैलकुलेशन में गलती भी हो रही है तो भी ये याद रहना चाहिए। नंबर 1, यदि तरंग के पथ में स्लिट लगाई जाती है तो पथांतर बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि जब वो स्लिट के अंदर चलेगी तो धीरे स्पीड हो जाएगी, इसलिए पथांतर परिवर्तित हो जाएगा। परंतु बीटा समान रहेगा। एक सिद्धांत तो ये याद रखो। दूसरा सिद्धांत ये याद रखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पहले तो हमको पता था x क्या होता है, डी पी बाई डी, डी पी बाई डी, ठीक है ना। अब यहां हो गया म्यू 1 माइनस टी, ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या होगा, पूरा पैटर्न मीन्स जिस तरह से ये बना था, नमूना नहीं होता है इसका अर्थ। ये जो पैटर्न है प्रतिरूप। ये ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ये बिल्कुल याद रखना है। दोनों चीजें उस दिशा में सरकता है जिधर स्लिट लगाई जाती है। इसका मतलब जब हमने पहले वाले केस में माना कि ये मान लीजिए यहां सरक गया, तो ये क्या होगा, नया आप क्या हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा ये डेल्टा एक्स हो गया, सरक गया। लेकिन उसी दिशा में सरकेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। सब याद रखने के बाद भी वो गलती कर जाते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि पथांतर बदल गया, इसलिए बी समान रहता है, एक तो ये चीज हो गई।
दूसरा ये हो गया कि पूरा का पूरा पैटर्न उस दिशा में सरकता है जिधर स्लिट लगाते हैं, अर्थात अगर हम इस जगह की जगह इधर स्लिट लगाते तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ये इधर सरक जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दोनों सिद्धांत जो मैंने लिखे हैं ये आपके एक क्वेश्चन को निश्चित रूप से हल करने में और सरल बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करे डायरेक्ट आंसर लिखने में मदद कर सकते हैं। क्यों इस पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया है 2-3 बार इसी चीज़ पे पूछते हुए, क्या उसकी बीटा चेंज होगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसका पैटर्न वहीं रहेगा या किस दिशा में सरकेगा। ये आना चाहिए। ये अपने को उस वाली किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं समझाई ये चीज़ें, लेकिन अपने को आना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार थर्ड तरह का जो क्वेश्चन है मैंने बताया था आपको कि अगर सफ़ेद प्रकाश डालें तो बीच वाली तो ब्राइट फ्रिंज आएगी सफ़ेद रंग की और उसके आधे विप ग्योर के से वो एक के एक सारी की सारी वो दिखेंगी, स्ट्रिप्स दिखेंगी। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ पूछो ना बेटा। हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए दिया है, वो जो आज जो क्वेश्चन दिया है ना मैंने आपको, वो इसीलिए दिया है, इससे कि आपको ये समझ में आए। नहीं, बहुत बढ़ा दिया, तीव्रता तक कम हो जाएगी और उसकी चौड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि स्क्रीन पे हमें केवल वो दिखेगा एक ही प्रकाश, और वो दूसरी जो फ्रिंजेस जो पास में बनने वाली हैं वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि प्रत्येक फ्रिंज वहाँ पे बराबर दूरी की है। इसलिए बड़ी वाली बीच वाली है, अगर आप फ्रिंज इतनी बड़ी कर दोगे तो जो पास वाली फ्रिंज आएगी दूसरी वो इससे ही बड़ी है। इतना बड़ा तो स्क्रीन ही नहीं छोड़ा हमने। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है जैसे किसी बच्चे ने कह दिया था ना इसका -1 प्लस है, ऐसा नहीं था। इससे आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअल में क्या हुआ, उसका फ्रिंज विड्थ का क्या हुआ। ठीक है ना, ये आना चाहिए सब चीजें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये उतार लिया ना आपने दोनों। आपको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, ये केवल नोट्स से पढ़ना है जो आप लिख रहे हो। चलो अब लिखो, ये क्वेश्चन लिखो बेटा। यंग के दो स्लिट, यंग के लिखो, क्वेश्चन लिखो। यंग के दो स्लिट प्रयोग में, यंग के दो स्लिट प्रयोग में जिस बिंदु पर पथ अंतर λ/6 है, कॉमा, उस बिंदु पर तीव्रता I' है, फुल स्टॉप। यदि I0 नीचे 0, I0 यदि I0 अधिकतम तीव्रता को इंगित करता है तो I'/I0 का मान क्या होगा। I'/I0 पहले लिखा था ना, जब पथ अंतर जब हमने लिखा था पहले कि जिस बिंदु पर पथ अंतर है λ/6, पथ अंतर, तो तीव्रता वहां पर क्या है, इस साल का नीट का क्वेश्चन है।
कोशिश करो, कोशिश करना, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बार बार दोहराता हूँ मैं। अटेम्प्ट करो कि क्या चीज़ लगानी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से इसको शुरू करना है क्वेश्चन को, ये चीज़ देखो। 1 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और फॉर्मूले मैंने साफ सामने लिख रखे हैं आपको, तो हेल्प है, अवेलेबल है आपके पास हेल्प। और आपको ये तो पता ही है कि जो स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर दोनों की इंटेंसिटी समान होती है, क्योंकि अपन मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स लेते हैं। कल बात की थी ना, क्या कहते हैं, फेज संबंध, संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत होते हैं और एक ही रंग के होते हैं। इसलिए एक पहली बात तो समझ में आई, क्या होना चाहिए इसका मतलब, दोनों की तीव्रता समान होगी, क्योंकि एक ही रंग के स्रोत से निकल रहे हैं। इसका अपन ने कहा था कि एक ही रंग का अगर स्रोत होता है तो उसका तरंग दैर्ध्य बराबर होता है, और तरंग दैर्ध्य बराबर होता है तो उसकी जो तीव्रता है वो भी बराबर होगी। तो एक तो सिद्धांत इसके अंदर ये लगेगा, ये तो आपको हिंट दे रहा हूँ। और ये भी पता है कि अधिकतम तीव्रता के लिए फाई क्या होता है, जबकि दोनों जुड़ रहे होते हैं, जब क्या होता है, यस, या तो जीरो होगा या कांस्टेंट। तो आप जीरो से लेके ट्राई कर सकते हो। सिद्धांत, जो मन में सिद्धांत है उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। अपन बात कर रहे हैं तीव्रता इंगित का, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता का मतलब फाई 0 होना चाहिए। फिर हमको फेज अंतर निकालना है, और फेज अंतर का फार्मूला वहां लिखा हुआ है, देखो नीचे। ये तो बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए कि फेज अंतर क्या होता है। ठीक है, अब मैं करूं। अब इस लड़के ने जो उत्तर दिया था सबसे सही था और बहुत जल्दी दिया था, वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत हल्का सा ही दिमाग लगाने की बात थी, और ये बहुत सरलता से हो जाना चाहिए था। देखो, अब उसने क्या दो चीज कही है। पहले तो कहा है कि अधिकतम तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो अपने को ये तो पता है कि यंग के एक्सपेरिमेंट में एक तो क्या चीज होती है, समान वर्ण, ठीक है ना। समान वर्ण मीन्स एक ही तरंग दैर्ध्य की, यानी कि तरंग दैर्ध्य समान होता है। दूसरा हमने कहा कि कला संबद्ध स्रोत होते हैं। ये दो चीज हमको पता है। तीसरा हमको ये भी पता था कि जब वो डायग्राम हम बनाते थे कि अगर हमारा एक तरंग ऐसे जा रही है और दूसरी तरंग ऐसे जा रही है, तो हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अधिकतम इसी स्थिति में होगी जबकि दोनों समान कला में हो। ये उसी स्थिति में हो सकता है अधिकतम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम, इस सिद्धांतों को केवल दोहरा रहा हूं मैं, अधिकतम तीव्रता फाई इज इक्वल टू 0 होने पर होगी, ठीक है। यहां फाई इज इक्वल टू 0 कैसे, अपने पता है वो सिद्धांत जो हम लोग करते थे। अब हमने कहा दोनों पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी यहां से और ये भी यहां से, तो फाई कितना हुआ इनके बीच में, फाई होता है एंगल, अगर ये यहां से स्टार्ट होता तो ये इनिशियल फाई एंगल ये कहलाता फाई, है ना।
लेकिन चूंकि दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और तभी अधिकतम बन रहा है। अधिकतम कब बन सकता है? जबकि दोनों इसी बिंदु से स्टार्ट हों। इसका मतलब फाई 0 होना चाहिए। ये 3 सिद्धांत आने चाहिए जो कि बेसिक सिद्धांत हैं, तरंग के बेसिक सिद्धांत हैं ये। अब इसको अपन यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। हमने ये देखा कि पहला इसका इशू अपने निकालना चाहिए था, अधिकतम कितनी वैल्यू होगी। अधिकतम को उसने कितना माना है? तो I0 का अधिकतम माना है। तो I0 हम लिख सकते हैं I1 इजिकल टू I2, सब बराबर होंगे ना दोनों। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं I1 प्लस I2, यही लिख देते हैं, इस जगह ज़्यादा आपको इजी रहेगा। ठीक है, I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू IA, दोनों कला संबद्ध हैं और समान वर्ण है। ठीक, अब हमने यहाँ देखा I, तो I1 की जगह I हो गया, I2 की जगह भी I हो गया, प्लस 2 रूट I1 I2 I स्क्वायर हो गया, और कॉस 0 हो गया। अधिकतम के लिए 0 है, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आई इसकी? 2I है बच्चे? हाँ बोलो बोलो, कुछ भी शंका बोलो बोलो। कहाँ निकाला फेज अंतर? अभी अधिकतम का निकाले ना बच्चे। अपन ने यहाँ पे देखा है, यहाँ सीखा है इस जगह कि अधिकतम, याद करो जो अपन ने 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ा था तरंग का, कि ये जब अधिकतम जब होगा जबकि दोनों समान बिंदु से स्टार्ट हो रहे होंगे। समान बिंदु से स्टार्ट का मतलब फाई 0, क्योंकि अब आप उसको, और मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ, आप याद करिए कि ये जो एंगल होता है, अगर एक तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, एक दोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंगल फाई होता है। तो अपना कैसे बनता? अगर हम इसको देखते यहाँ प्रोजेक्ट कर देते, ये तो यहाँ से होता है, तो इसका मतलब ये होता है स्टार्ट इस जगह से, यहाँ ये स्टार्ट होता, ठीक है ना। तो कलांतर होता। अब हमारा चूंकि दोनों इसी बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये, यानी कि दोनों के अंदर अगर 0 होगा तो ही बनेगा। अगर मान लीजिए कलांतर पाई होता तो क्या होता? अगर कलांतर पाई होता तो कॉस पाई क्या होता? -1। तो -1 का मतलब होता यहाँ पर 2I हो जाता ना, तो 0 हो जाता। इसका मतलब अगर दोनों विपरीत कला में होते, विपरीत कला में कब हो सकते थे? अगर हम इस डायग्राम को बनाएं यहाँ पर, हाँ ये बार बिल्कुल मन में बैठ जाना चाहिए, अपन चाहे इसको कितनी बार बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो विपरीत कला में है, क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि ये अपना इधर आ गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों विपरीत जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जब हम इनका गणित योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 आएगा। ये बार बार इसलिए मैं दोहरा देता हूँ, जिससे आपको 11th के दोनों चैप्टर बार बार रिवाइज होते रहेंगे। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे देखें तो 2I प्लस 2I cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया। ये तो अपन ने निकाल लिया पहला। अब दूसरा वो क्या कह रहा है कंडीशन, कि I डैश पे पथ अंतर दे रखा है λ/6, पथ अंतर है कितना? और अपने को चाहिए यहाँ पे फेज अंतर। तो फेज अंतर क्या होता है? 2π/λ। इसलिए फेज अंतर 2π/λ इंटू λ/6। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो क्या हो गया? π/3, यानी कि 60 डिग्री। ओके,
किसी को कोई कंफ्यूजन? आप काफी दूर तक पहुंच रही थी बेटे, अगर आप उसको थोड़ा सा और दिमाग अप्लाई करते तो आपका सही आंसर आ जाता। इतना एक दो लाइन का क्वेश्चन तो है ये, इसलिए आई कितना होगा, आई डैश 2i तो ऐसे ही रह जाएगा, आई का आई है प्लस आई प्लस 2i कॉस 60 डिग्री, तो क्या हो गया 60 डिग्री जो हाफ है, तो क्या लिख सकते हैं 2i प्लस 2i इंटू 1/2 कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। यहां पे लिख लो क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 3i आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, i डैश अपॉन i0, तो i डैश बाई i0 क्या होगा, i डैश अपॉन i0। i डैश क्या निकाला हमने 3i और i ओ क्या निकाला 4i। ठीक है, अब तुम बताओ बेटा तुमने कैसे निकाला था? गुड, वेरी वेरी गुड। अपने को केवल हर क्वेश्चन के अंदर बेटा ये ध्यान रखना है कि जो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत क्या है, जब तरंग के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं और खासकर व्यतिकरण की बात जब कर रहे हैं, तो सामान्य वर्ण है यानी कि लैम्डा समान है, कला संबद्ध स्रोत है, और इंटेंसिटी की तीव्रता की इक्वेशन क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 I2 कॉस फाई। चूंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 है, इसलिए ये हो जाएगा I0 इज इक्वल टू I प्लस 2i यानी 4i। तो आपको अगर तीन चीजें पता होती जब भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन 2 लाइन का था, लेकिन हम लोग तीन चीजें पता होनी चाहिए थी कि I1 इज इक्वल टू I2 और फाई अधिकतम के लिए 0 होता है, क्योंकि ये चित्र हमेशा याद रहना चाहिए, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों समान, जब भी जुड़कर ये अधिकतम बन रहा है ये, तो हमको निकल जाता है I0। अब दे रखा है उसे पथ अंतर, अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 I2 कॉस फाई, फाई इज फेज अंतर। तो हमको पता है कि पथ अंतर दे रखा है, तो फेज अंतर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथ अंतर, उससे हमारा फाई आ गया 60 डिग्री। हमने यहाँ पे निकाला तो पता चल गया कि इस बिंदु पर इंटेंसिटी इतनी होगी, इससे दोनों इंटेंसिटी का अपन ने रेशियो निकाल लिया। इसके 5-6 क्वेश्चन करके देखना है एनसीईआरटी के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो इसी साल आया हुआ अभी मई वाले एग्जाम में। एक लास्ट क्वेश्चन और करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब चाहे भले ही तंग हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि यही तंग हुआ आपको याद आएगा उस समय बाद में। लिखो चलो एक क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में, या आधे मिनट का क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई, जो फ्रिंज होते हैं ना ये काले सफेद, यंग के प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले लैम्डा इज इक्वल टू 6000 और फ्रिंजों की चौड़ाई यानी कि क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है ना। यदि पूरे उपकरण को, यस बेटा, यंग के प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए 2 मिलीमीटर है। ठीक है, यदि पूरे उपकरण को, पूरे उपकरण का मतलब आपकी
सिंगल वाला स्रोत, ऊपर बड़ा वाला 2 स्रोत, और ये पर्दा। इस पूरे संयंत्र को एक द्रव एक द्रव जिसका कि अपवर्तनांक 1.33 है। अब क्वेश्चन कितना कठिन सा लग रहा है देखने में। द्रव का अपवर्तनांक 1.33 है में डुबो दिया जाता है। तो फ्रिंज की नई चौड़ाई क्या होगी? क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूं। यंग के प्रयोग में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये जो अपन कर रहे हैं। इनसे आप किताब में जो क्वेश्चन करने बैठोगे ना अपने एनसीईआरटी में कहीं से भी, आपको सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ये 4 ही करेक्टर होते हैं बस क्वेश्चन के इस वाले सब स्टेप के लिए। यंग के प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए 2 मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को एक द्रव जिसका कि अपवर्तनांक 1.33 है में डुबो दिया जाता है तो फ्रिंज की नई चौड़ाई क्या होगी? दिमाग लगाओ। सब कुछ अपन ने जो पढ़ा है उसके कोई बाहर कुछ नहीं पूछा, आउट ऑफ कोर्स नहीं है कुछ भी, और केवल 2 लाइन का इसका आंसर है। 2 स्टेप्स, ओनली 2 स्टेप्स। कोशिश करो, कोशिश। बेटा सब लोग आप होशियार हो, सब कर सकते हो, थोड़ा सा बस प्रयास करने की जरूरत है। थोड़ा प्रयास करके देखो, तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, कोशिश करो। बेसिकली आप देखो कि बीटा के लिए क्या जरूरत है, आपने क्या जरूरत है, डी लैम्डा और डी, है ना। तो अपने क्या बेसिकली की जरूरत हो, किस में चेंज होगा? लैम्डा चेंज होगा। वेरी गुड। अब लैम्डा चेंज होगा, कैसे निकालना है ये निकालो, इतनी सी बात है। जो भी होगा, लैम्डा कैसे चेंज होगा तो निकालना आता है तुम्हें। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू इक्वल टू क्या होता है ना। तो सी का मतलब हवा में भी ले सकते हैं, इसका मतलब हवा में गति अपॉन द्रव में गति, जो भी द्रव है उस द्रव में गति निकाल दी। गति क्या होती है? न्यू लैम्डा। अब करो, तब तो बता दिया इतना हिंट। लेकिन ये मन में प्रश्न आ गया कि लैम्डा परिवर्तन होगा, इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि कुछ लोगों के मन में ये बात तो आई कि लैम्डा चेंज होगा। लैम्डा इसलिए चेंज होगा क्योंकि अब अपवर्तनांक दूसरा हो जाएगा द्रव का, और जो लैम्डा अपवर्तनांक होता है वो लैम्डा से कनेक्टेड होता है। सीधी सीधी बात है। कोई बच्चा जिसने पहुंचा हो नजदीक आंसर के? हैं? अब देखो ना बीटा क्या है। कैपिटल डी कैसे गायब कर सकते हो? कैपिटल डी बेटा कैसे गायब कर सकते हो? क्योंकि आपको बीटा दे रखा है। बीटा दे रखा है, दे रखा है। फिर अपने बीटा डैश निकालना है तो पहले सोचो बीटा में क्या क्या चीज आती है। लैम्डा डी बाई डी आ रहा है ना, आ रहा है। इसका बाद आप सोचो कैसे गायब हो सकता है कैपिटल डी। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब अपने को देखना चाहिए कि इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। एलिमिनेट केवल 2 तरीके से हो सकता है, या तो सबट्रैक्ट करके या डिवाइड करके कुछ चीज को। हाँ बोलो बोलो बच्चे, जो भी बोलो, करके देखो क्या आ रहा है। अगर आपको लग रहा है पाथंतर से आया तो पाथंतर से करके देखो। जिस चीज से आपको लग रहा है कि आप इससे इसे कर सकते हो क्वेश्चन को, वैसे करके देखो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि केवल 2 स्टेप का है, केवल 2 लाइन, एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन,
केवल 2 लाइन का आंसर है ये। और मैंने लिख दिया लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। और बीटा हमको पता ही है, बीटा भी लिख देता हूं यहां पर। और नया बी डैश क्या, लैम्डा परिवर्तन हो रहा है ना, आपको लैम्डा पता है, आपको बीटा पता है, आपको म्यू पता है। 3/2, चलो काफी कुछ सही है। और बोलो। कैपिटल डी गायब करना है, कर दो। अपने को बी डैश है ना, ये बी डैश में डी बाई डी का वैल्यू निकाल के रख दो ना, इसकी डी बाई डी है ये, डी बाई डी की वैल्यू रख दो, बी अपॉन लैम्डा डैश। अरे इसको दोनों को भाग दे दो, बी डैश में बी का भाग दे दो, बी डैश में बी का भाग दे दो। इतना सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, यह है बी डैश अपॉन बी डी बाई डी लैम्डा डैश अपॉन डी बाई डी लैम्डा, ये इससे कट गया, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, इसलिए बीटा डैश क्या होगा, बीटा इंटू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। और लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा क्या है, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा क्या है, म्यू। तो अपने को पता है कि बीटा इंटू 1 अपॉन म्यू, ये आंसर है। इस बच्चे ने सही निकाला था, छोटे बच्चे ने जो वहां बैठा ना पीछे, हाँ सही निकाला बेटा, वेरी गुड। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन सरल है बहुत करने में, है बेटा, आ गया था ना आपको इतना, बस यही आंसर है। हाँ ठीक है ना, अगर 1.5 निकाला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको केवल एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन 0 है। कंसेप्ट क्या था इसके अंदर, कि केवल लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अपवर्तनांक चेंज हो रहा है। अब अपवर्तनांक हवा की जगह द्रव में हो रहा है, बस। और चूंकि द्रव में हो रहा है, इसका मतलब अपवर्तनांक चेंज होगा। और अपने को पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने को पता है कि V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। और जैसे ही द्रव आया यानी गाढ़ा हो गया हवा से, तो उसके अंदर, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू, V की वैल्यू क्या होगी, V वैल्यू कम हो जाएगी। और V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू चेंज नहीं होता, इसका मतलब लैम्डा कम हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट ये लगाना चाहिए था कि हमारे को लैम्डा की वैल्यू चेंज हो गई। उल्टा भी दे सकता है क्वेश्चन को, क्या दे सकता है उल्टा, कि ये पूरा का पूरा पहले द्रव में रखा हुआ है, पूरा पूरा द्रव में रखा है, जिसमें फ्रिंज की विड्थ है 1.5। अब इसको पूरे को द्रव से बाहर निकाल के हवा में रख दिया, ठीक है ना, तो नई फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, सेम। मतलब इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा कर दिया, पहले तो हवा में था, फिर उसको द्रव में डुबोया, अब द्रव में डूबा हुआ था, उसको बाहर निकाला। इन 4 तरह के क्वेश्चन के अलावा कोई 5वां क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी हालत में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता इसके अलावा। तो ये चारों तरह के क्वेश्चंस के बारे में अपन ने यहाँ कोशिश की है, और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर में निकालने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए अपने को अब घर जाके आज अगर आप 5-5, 6 क्वेश्चन कर लेंगे इन चारों तरह के, तो आपको ये हमेशा कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला सिद्धांत आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। क्या कहते हैं उसको, विद्युत चुंबकीय तरंगे।